बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम द पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिविल जज के एग्ज़ाम्स में सिविल लॉ 1 का जो पेपर है उसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसी एक्ट में से आता है और 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो प्रीएम्पशन की एक्ट में से आता है। प्रीएम्पशन का एक्ट भी हमने बड़ी डिटेल के साथ स्टडी कर लिया है। अब हम द पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्ट के 5 चैप्टर्स और 36 सेक्शंस हैं। इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि रेगुलेट करना रिलेशनशिप को लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान में रेंटेड प्रीमिसेस को लेकर, यानी जो किराए की के लिए बिल्डिंग है या कोई ऐसी लैंड है उसको लेकर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान में एक रिलेशनशिप कायम करना है। इस एक्ट का प्रियम्बल भी यही बात करता है। इट इज़ एक्सपीडियंट टू रेगुलेट द रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर सेटलमेंट ऑफ देयर डिस्प्यूट इन एन एक्सपीडिशियस एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर्स एंड फॉर कनेक्टेड मैटर्स। रिलेशनशिप रेगुलेट करना लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान में, और अगर उनके दरमियान में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उसको भी सॉल्व करवाना। और कनेक्टेड मैटर्स का मतलब ये है कि रेंटेड प्रीमिसेस को लेकर कोई भी मैटर्स हो सकते हैं। कोई पगड़ी का मैटर हो सकता है, कोई एडवांस का, सिक्योरिटी का, रेंट का, इस तरह के कोई भी मैटर्स जो होंगे उनको सॉल्व करवाना। Section 1 Short Title, Extent and Commencement. This act may be cited as the Punjab Rented Premises Act 2009. It shall extend to the whole of Punjab. It shall come into force at once. Section 2 Definitions है। सबसे पहले हम 2F में premises की definition देखेंगे। Premises means a building or rented land not being an agricultural land or land subservient to agriculture। आप प्रीमिसेस की डेफिनेशंस में कोई भी बिल्डिंग शामिल हो सकती है, कोई रेंटेड लैंड शामिल हो सकती है, लेकिन इसके अंदर कोई ज़रई ज़मीन शामिल नहीं होगी और ना ही कोई ऐसी ज़मीन जो कि ज़राअत के लिए छोड़ी गई हो, वो भी प्रीमिसेस की डेफिनेशन में नहीं आती। अब हम बिल्डिंग की डेफिनेशन देखते हैं। 2A में बिल्डिंग की डेफिनेशन दी गई है। बिल्डिंग मीन्स अ बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ। अब बिल्डिंग कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, उसका कोई पार्ट, उसका कोई हिस्सा हो सकता है, टुगेदर विद ऑल फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स देयर इन। बिल्डिंग के अंदर कोई विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, फैंस हैं, एसीज़ वाला हैं या कोई मोटर वाला जो लगी हुई है तो वो भी इसके अंदर शामिल होगी। And includes any garage, garden, godowns, outhouse and open space attached or appurtenances thereto। ये भी बिल्डिंग के अंदर शामिल होंगे। Let out for residential और नॉन रेजिडेंशियल पर्पस। किराए के लिए दी गई है बिल्डिंग, किसी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए या नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। Whether actually being used for that purpose or not, but does not include a room in a hotel, hostel, boarding house, गेस्ट हाउस और एनी प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप। अब इसमें उसने बता दिया है कि ये जो बिल्डिंग्स के अंदर आएंगी और ये बिल्डिंग्स के अंदर नहीं आएंगी। अब किसी होटल का जो कमरा है वो बिल्डिंग की डेफिनेशन में नहीं आता, फिर हॉस्टल का कोई रूम है वो भी उसमें नहीं आता, बोर्डिंग हाउस जो है वो भी बिल्डिंग की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता, और ना ही गेस्ट हाउस और ना ही कोई रिलीजियस वर्शिप के लिए कोई प्लेस है तो वो भी बिल्डिंग की डेफिनेशन में नहीं आएगी। 2B में फ़ाइनल ऑर्डर की डेफिनेशन दी गई है। फाइनल ऑर्डर मीन्स अ फाइनल ऑर्डर पास्ड बाय अ रेंट ट्रिब्यूनल कल्मिनेटिंग द प्रोसीडिंग। अब फाइनल ऑर्डर जो है वो किसका ऑर्डर होगा? रेंट ट्रिब्यूनल का। जो कोई प्रोसीडिंग रेंट ट्रिब्यूनल में चल रही है उसके इख्तिताम पर जो फ़ैसला रेंट ट्रिब्यूनल करेगा उसको फ़ाइनल ऑर्डर कहते हैं। इंक्लूडिंग एन ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ पगड़ी। अब वो कोई भी ऑर्डर हो सकता है, पगड़ी से रिलेटेड हो सकता है, एडवांस रेंट से रिलेटेड हो सकता है, कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकता है, एरियर्स ऑफ रेंट से रिलेटेड हो सकता है, कंपनसेशन और कॉस्ट से रिलेटेड हो सकता है। अब इसके अंदर
ऑर्डर पास्ड इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जो होगा वो फाइनल ऑर्डर में नहीं आएगा। 2C में गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब है। 2D में लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन दी गई है। लैंडलॉर्ड मीन्स द ऑनर ऑफ द प्रीमिसेस। अब लैंडलॉर्ड जो होगा वो मालिक होगा प्रीमिसेस का, एंड इंक्लूड्स अ पर्सन फॉर द टाइम बीइंग एंटाइटल्ड और अथोराइज्ड टू रिसीव रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीमिसेस। अब कोई ऐसा बंदा जिसको ऑनर जो है वो अथोराइज्ड कर दे कि तुम रेंट रिसीव कर सकती हो, तो वो भी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में ही आएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो मालिक मकान है, ऑनर जो है, वो मुल्क से कहीं बाहर चला जाता है, तो वो अपने तौर पर किसी बंदे को ऑथराइज कर जाता है कि तुम जो है वो इस मकान का रेंट लेते रहना, तो उस टाइम वो भी फिर लैंडलॉर्ड के डेफिनेशन में आएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है पगड़ी से है। पगड़ी इंक्लूड्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ लैंडलॉर्ड एट द टाइम ऑफ ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ द टेनेंसी एक्सेप्ट एडवांस रेंट और सिक्योरिटी। अब पगड़ी की डेफिनेशन में जो एडवांस और सिक्योरिटी नहीं आएंगे। पगड़ी ये होता है, पगड़ी एक कस्टम चलती आ रही है। पगड़ी ये होती है कि मालिक मकान जो है वो किराएदार से कोई रकम ले लेता है और फिर उसको वो वापस नहीं करेगा। पगड़ी की जो रकम होगी वो उसको क्या करेगा, वो उसको रेंट के अंदर एडजस्ट करता जाएगा। यानी हर महीने के अंदर वो ये कह देगा कि जो पगड़ी के पैसे थे उनमें से 2000 या 3000 यानी कटते चले जाएंगे, ऐसी होती, उसको पगड़ी कहते हैं। एफ में प्रीमिसेस की डेफिनेशन दी गई है, इसको हमने देख लिया है। 2G प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड अंडर द एक्ट। 2H में रेंट की डेफिनेशन दी गई है। रेंट इंक्लूड्स एरियर्स ऑफ रेंट, यूटिलिटी बिल्स एंड एनी अमाउंट दैट मे बी पेएबल बाय अ टेनेंट इन रिलेशन टू द टेनेंसी। अब रेंट के अंदर कोई भी बकाया जात हो सकती हैं, यूटिलिटी बिल्स हो सकती हैं, और कोई भी ऐसी अमाउंट जो कि टेनेंट पे करने का पाबंद है वो रेंट में आएगी। 2I rented land means any land or open space let out for the purpose of business or trade। अब कोई भी ज़मीन हो सकती है, कोई ओपन स्पेस हो सकती है जो कि किराए के लिए दी जाएगी और इसका मकसद बिजनेस या तजारत होगा। 2J रेंट ट्रिब्यूनल मीन्स अ रेंट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट। 2K स्पेशल जज मीन्स अ स्पेशल जज रेंट अपॉइंटेड अंडर द एक्ट। 2L टेनेंट की डेफिनेशन है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। टेनेंट मीन्स अ पर्सन हु अंडरटेक्स or is bound to pay rent as consideration for the occupation of a premises by him or by any other person on his behalf। टेनेंट का मतलब है कि वो बंदा जो कि अंडरटेक्स कर रहा है, यानी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट कर रहा है प्रीमिसेस को लेकर, यानी जिसने टेनेंसी एग्रीमेंट किया है लैंडलॉर्ड के साथ, वो टेनेंट कहलाएगा। और कोई ऐसा बंदा जो कि बाउंड होगा कि वो रेंट पे करे इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमिसेस, तो वो भी टेनेंट कहलाएगा। समटाइम ऐसा होता है कि टेनेंसी एग्रीमेंट एक बंदे ने कर लिया और दूसरा बंदा ये कहता है कि इसकी जगह पर मैं रेंट पे करूँगा, तो फिर वो भी टेनेंट कहलाएगा। 2L1 में ये बात कही गई है कि जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान जो टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ था वो टेनेंसी जो है वो टर्मिनेट हो गई है, यानी जितने मुद्दत के लिए प्रीमिसेस लेट आउट की गई थी वो जो टाइम है वो ख़त्म हो गया है, यानी वो मुद्दत ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद भी अगर वो बंदा प्रीमिसेस पर काबिज़ रहता है या प्रीमिसेस को अपने कब्ज़े में रखता है तो वो टेनेंट ही कहलाएगा। 2L2 में जो डेफिनेशन दी गई है वो ये दी गई है कि लीगल वरसा जो होंगे अगर वो टेनेंट की डेथ के बाद कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू टू बी इन ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रीमिसेस, अगर वो अपने कब्ज़े में रखते हैं प्रीमिसेस को तो वो टेनेंट ही कहलाएंगे। 2L3 में ये बात कही गई है कि सब टेनेंट वो बंदा होता है कि किराएदार ने मालिक मकान की मर्ज़ी के साथ, और जो उसकी मर्ज़ी होगी वो इन रिटर्न होगी, उसकी मर्ज़ी के साथ उसने
घर का एक कमरा या 2 कमरे किसी और बंदे को किराए पर दे दिए तो वो जो दूसरा बंदा होगा उसको कहते हैं कि सब टेनेंट है। अब जो सब टेनेंट है जिसके कब्ज़े में प्रेमिसेस है, जिसके पोसेशन में है, वो बंदा भी टेनेंट ही कहलाएगा। सेक्शन 3 एग्जाम्पशन है। सेक्शन 4 एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज है। सेक्शन 5 एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन और ये सेक्शन हमें ये बताता है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान में टेनेंसी एग्रीमेंट किस तरह से होगा। A landlord shall not let out a premises to a tenant except by a tenancy agreement. लैंडलॉर्ड जब तक टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं करता तब तक वो अपनी प्रीमिसेस को किराएदार को किराए के लिए नहीं दे सकता। यहाँ शेल का वर्ड यूज़ हुआ है, इट इज़ मैंडेटरी है। अ लैंडलॉर्ड शेल प्रेजेंट द टेनेंसी एग्रीमेंट बिफोर द रेंट रजिस्ट्रार। लैंडलॉर्ड जो होगा वो टेनेंसी एग्रीमेंट रेंट रजिस्ट्रार के सामने पेश करेगा और रेंट रजिस्ट्रार जो होगा वो तमाम के तमाम पर्टिकुलर्स जो कि टेनेंसी के हैं वो एक रजिस्टर के अंदर दर्ज करेगा। अपनी मोहर जो उसकी ऑफिशियल सील है उसको वो टेनेंसी एग्रीमेंट पर लगाएगा और रिटेन अ कॉपी देयर ऑफ, एक कॉपी वो खुद रख लेगा एंड रिटर्न द ओरिजिनल टेनेंसी एग्रीमेंट टू द लैंडलॉर्ड, और जो उसकी ओरिजिनल कॉपी होगी वो लैंडलॉर्ड को दे देगा। सेक्शन 5 का सब सेक्शन 4 ये बात कहता है कि टेनेंसी के पर्टिकुलर्स को एंटर करवाने के बाद लैंडलॉर्ड और टेनेंट इस बात से बरीउज़्ज़मा नहीं हो जाते कि उन्होंने अगर टेनेंसी एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाना था अंडर द लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो उनकी वो जो लाइबिलिटी है वो वहीं स्टैंड करेगी। सेक्शन 5 का सब सेक्शन 5 ये कहता है कि a tenancy agreement entered in the office of rent register or a certified copy thereof shall be a proof of the relationship of the landlord and tenant। अब जो सर्टिफाइड कॉपी है टेनेंसी एग्रीमेंट की वो एक तरह से एक प्रूफ है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान में एक रिलेशनशिप टेनेंसी को लेकर कायम हो चुका है। सेक्शन 5 का सब सेक्शन 6 ये बात कहता है कि अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट को प्रीमिसेस को लेकर कोई और मुआहदा होता है तो उसको सेम उसी मैनर में जो कि सब सेक्शन 2 में दिया गया है रेंट रजिस्ट्रार के सामने पेश होना होगा और उसको सेम मैनर्स के साथ वो पर्टिकुलर जो होंगे वो एंटर करवाने होंगे। इसका मतलब ये है कि पहले अगर 5 मरले का प्लॉट अगर एक बिल्डिंग उसकी रेंट पे दी गई थी टेनेंट को और उसके बाद उसने एक बिल्डिंग उसी प्रीमिसेस की और रेंट पर ले ली तो उसको उस बिल्डिंग के लिए सेम वही मैनर अडॉप्ट करना होगा जो सेक्शन 5 के सब सेक्शन 2 में दिया गया है। सेक्शन 6 कंटेंट्स ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट। आर टेनेंसी एग्रीमेंट शैल कंटेन पर्टिकुलर्स ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। तमाम पर्टिकुलर्स लैंडलॉर्ड और टेनेंट के टेनेंसी एग्रीमेंट में दर्ज किए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रीमिसेस लिखी जाएगी कि प्रीमिसेस में कितने मरले की बिल्डिंग आ रही है, उसके कमरे कितने हैं, ईच एंड एवरीथिंग उसमें दर्ज की जाएगी। पीरियड ऑफ द टेनेंसी, कितनी मुद्दत के लिए प्रीमिसेस ली जा रही है किराए के लिए, ये लिखा जाएगा। रेट ऑफ रेंट लिखा जाएगा, कितना रेंट है। रेट ऑफ इन्हेंसमेंट लिखा जाएगा। इजाफ़ा लिखा जाएगा कि 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद कि कितना इजाफ़ा होगा रेंट में, वो लिखा जाएगा। ड्यू डेट, किस डेट को रेंट अदा होना है, ये लिखा जाएगा। एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ द रेंट, और किस तरीके के ज़रिए रेंट अदा होना है ये लिखा जाएगा। यानी बाय हैंड होगा या बैंक के ज़रिए होगा या मनी ऑर्डर के ज़रिए होगा, ये चीज़ें लिखी जाएंगी। पर्टिकुलर्स ऑफ द बैंक अकाउंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड के बैंक अकाउंट के पर्टिकुलर्स लिखे जाएंगे। यानी बैंक अकाउंट नंबर लिखा जाएगा, लैंडलॉर्ड का नेम लिखा जाएगा और बैंक का कोड लिखा जाएगा अगर किराया जो है बैंक के ज़रिए अदा होना है।
द पर्पज़ फॉर विच द प्रीमिसेस इज़ लेट आउट, मकसद लिखा जाएगा कि किस मकसद के लिए प्रीमिसेस जो है उसको किराए पर दिया जा रहा है। अमाउंट ऑफ एडवांस रेंट, सिक्योरिटी और पकड़ी लिखी जाएगी, यानी कितना एडवांस दिया गया है, सिक्योरिटी कितनी दी गई है और पकड़ी कितनी दी गई है, ये टेनेंसी एग्रीमेंट में भी मेंशन होगा। 8 एग्जिस्टिंग टेनेंसी के बारे में है। इस सेक्शन में ये बात बताई गई है कि इस एक्ट के आने के बाद 2 साल के अंदर अंदर जितने भी पुराने टेनेंसी एग्रीमेंट थे उनको इस एक्ट के तहत कंफर्म कर लिया जाए। सेक्शन 9 इफ़ेक्ट ऑफ नॉन कंप्लाइंस के बारे में है। अगर टेनेंसी को इस एक्ट के मुताबिक कंफर्म नहीं किया गया तो रेंट ट्रिब्यूनल टेनेंसी को लेकर एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसकी फिर 2 शराइत रखी गई हैं। वो शराइत ये हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ टेनेंट, अगर कोई डिस्प्यूट लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान अराइज होता है और टेनेंट जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल में जाता है तो वो फिर क्या करेगा, तो वो सबसे पहले 5% एनुअल वैल्यू ऑफ द रेंट ऑफ द प्रीमिसेस जो है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाएगा, फिर उसकी एप्लीकेशन एंटरटेन हो सकेगी। और अगर इसी तरीके से कोई डिस्प्यूट अराइज होता है और लैंडलॉर्ड जाता है रेंट ट्रिब्यूनल के पास तो फिर उसको सबसे पहले क्या करना होगा, जी हाँ, उसको सबसे पहले 10% ऑफ द एनुअल वैल्यू ऑफ द रेंट ऑफ द प्रीमिसेस, यानी उसको 10% जो होगा एनुअल वैल्यू ऑफ द रेंट ऑफ द प्रीमिसेस गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाना होगा, फिर उसकी एप्लीकेशन जो होगी वो एंटरटेन होगी। सेक्शन 10 इफ़ेक्ट ऑफ अदर एग्रीमेंट। इस सेक्शन में ये बात कही गई है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान में अगर कोई एग्रीमेंट टू सेल हुआ है या कोई और अदर एग्रीमेंट हुआ है और ये एग्रीमेंट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ है, यानी उनके दरमियान में जो टेनेंसी का एग्रीमेंट था वो मौजूद था और उसकी मौजूदगी में उन्होंने एक दूसरा एग्रीमेंट कर लिया, वो एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है और कोई और दूसरा एग्रीमेंट भी हो सकता है। तो इन एग्रीमेंट की वजह से उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है लैंडलॉर्ड का और टेनेंट का ये अफेक्ट नहीं होगा जब तक कि वो रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाकर टेनेंसी को रिवोक ना कर लें, यानी जो उनके दरमियान में किरायादारी का जो मुआहदा था उसको ख़त्म ना कर लें।